हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट 5 ईयर से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। गाइज हमने लास्ट लेक्चर में एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और जिनमें हमारा मेन टॉपिक फ्रेंड-लिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज एडजॉर्प्शन की फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेकिंग ऑफ गैस मास्क, कि गैस मास्क में एडजॉर्प्शन यूजफुल है। कैसे है तो देखो, गैस मास्क का यूज जो कोल माइन में वर्कर काम करते हैं ना, वो गैस मास्क का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोल माइन में जहरीली गैसें निकलती है, पॉइजनस गैसें जैसे मैथेन। अब गैस मास्क क्या करेगा, जो जहरीली गैसें है ना उनके मॉलिक्यूल को बाहर ही पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि गैस मास्क के ऊपर चारकोल की लेयर लगी रहती है और आप जानते हो कि चारकोल एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। तो चारकोल क्या करेगा, जो मास्क के ऊपर लगा हुआ है, तो चारकोल क्या करेगा, जो जहरीली गैसें हैं उनके मॉलिक्यूल्स को बाहर ही पकड़ लेगा। यानी कि वो गैसें श्वास के साथ अंदर नहीं जाएगी, श्वास के साथ फेफड़ों में केवल शुद्ध हवा ही जाएगी। इसलिए गैस मास्क के ऊपर एडजॉर्बेंट यानी कि चारकोल की लेयर लगी रहती है ताकि जहरीली गैसों के मॉलिक्यूल्स मास्क बाहर ही पकड़ ले, अंदर फेफड़ों में जहरीली गैसें ना जाए। समझ गए? अब देखो सेकंड एप्लीकेशन है सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। अब देखो मॉइस्ट एयर को अगर हमें ड्राई एयर बनाना है ना, तो हमें सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल क्या करते हैं, जो वाटर वेपर है ना, मतलब एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल, उसे तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कि एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब एयर में से वाटर के मॉलिक्यूल जब चिपक गए तो केवल एयर ही बची ना, उस एयर को हम ड्राई एयर बोलते हैं। तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के लिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर वेपर यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को सिलिका जेल एडजॉर्ब कर लेता है, अपनी सरफेस पर चिपका लेता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। जो इनर्ट गैसें होती है ना, उनको हम एडजॉर्प्शन की सहायता से सेपरेट कर सकते हैं। अब गाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो इनर्ट गैसें रिएक्शन करती नहीं है, अगर हमें उन्हें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? अगर वो रिएक्शन करती है तब तो हम रिएक्शन के आधार पर, कि इसके साथ ये रिएक्शन करेगी, इसके साथ ये रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन के आधार पर हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इनर्ट गैस है, नाम ही इनर्ट गैस है, तो वो रिएक्शन करेगी नहीं। अगर रिएक्शन करेगी नहीं तो उन गैसों के मिक्सर में से हम अलग अलग गैसें कैसे करेंगे? तो एडजॉर्प्शन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे देता है वो ध्यान समझिए। तो मान लो आपके पास ये 3 इनर्ट गैसों का मिक्सर है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ठीक है ना। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका होता है 18 और इसका होता है 36। अब इन तीनों गैसों का मिक्सर है हमारे पास, इन तीनों को हमें अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? तो हमने ये ले लिया अच्छा सा एडजॉर्बेंट, ले लिया ना। अब आपको पता है कि जो एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो तीनों की अलग अलग होगी, एडजॉर्प्शन उसका ज्यादा होगा। देखो एडजॉर्प्शन का मतलब एक एट्रैक्शन होता है। अब एट्रैक्शन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर और एक सरफेस पर। जिसका मास ज्यादा एट्रैक्शन ज्यादा, जिसका सरफेस ज्यादा एट्रैक्शन ज्यादा। तो देखो इन तीनों के मिक्सर में मास किसका ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है, क्रिप्टोन का होगा। और इसका जो एटम होगा वो बड़ा भी होगा, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो क्रिप्टोन के एटम का सरफेस एरिया भी ज्यादा है और मास भी ज्यादा है। तो एट्रैक्शन किस पर लगेगा? सब ज्यादा क्रिप्टोन पर। यानी कि इन तीनों गैसों के मिक्सर में से सबसे पहले कौन एडजॉर्ब होगी? तो ये सबसे पहले होगी क्रिप्टोन एडजॉर्ब, ठीक है ना। उसके बाद आर्गन, ठीक है ना। उसके बाद आर्गन की लेयर बन जाएगी और उसके बाद नियोन की लेयर बन जाएगी। अब इन लेयर को आप अलग अलग कर लो,
तो ऐसे हम इनर्ट गैसों के मिक्सर में से हम उनको एक एक मतलब सेपरेट कर सकते हैं। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, ए नंबर ऑफ ड्रग्स किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन देम। देखो कुछ एक ड्रग ऐसी होती है जो जर्म्स को क्या करती है, एडजॉर्ब करती है। अब एडजॉर्ब करने का मतलब जर्म्स को ड्रग ने पकड़ लिया, अब पकड़ लिया ना तो आसानी से मार सकती है। आ गई ना बात समझ में कि ड्रग किस पर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन पर। ड्रग्स क्या करती है, जर्म्स को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेती है। एडजॉर्ब करने का मतलब पकड़ना हो गया ना, उसके बाद उसको मार देती है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ विनेगर, शुगर एटसेट्रा। तो देखो शुगर है, विनेगर है, उसको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इनके सॉल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, एक्टिव चारकोल डाल देंगे। तो चारकोल क्या करेगा, इंप्योरिटीज को एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। इंप्योरिटीज को किसने पकड़ लिया, चारकोल ने। अब इनके सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लो, तो जो फिल्ट्रेट होगा वो प्योर होगा। आगे ना बात समझ में, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो इंप्योरिटीज थी ना उनको चारकोल ने या फिर कोई भी एडजॉर्बेंट आप लोगे, सुटेबल एडजॉर्बेंट लोगे, तो इंप्योरिटीज को वो सुटेबल एडजॉर्बेंट है वो अपने ऊपर चिपका लेगा, ठीक है ना, एडजॉर्ब कर लेगा। तो गाइज अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में इंप्योरिटीज होती है। हमने कोई एडजॉर्बेंट डाल दिया तो वो एडजॉर्बेंट क्या करेगा, इंप्योरिटीज को एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो हार्ड वाटर में अगर हम एडजॉर्बेंट डालेंगे नीचे तो एडजॉर्बेंट नीचे बैठेगा और इंप्योरिटीज को अपनी सरफेस पर बैठा लेगा। तो जो आपका वाटर है वो प्योर हो जाएगा, क्योंकि इंप्योरिटीज नीचे बैठ गई, क्योंकि नीचे कौन है, कोई एडजॉर्बेंट है और उसने इंप्योरिटीज को अपनी सरफेस पर चिपका लिया है। तो ऐसे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, तो गाइज ये तो हम विस्तार से कैटालिसिस में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना वो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। अब कैटलिस्ट करता क्या है, देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को पकड़ता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है। भाई आपने ये सुना होगा कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो कैसे बढ़ाता है, क्या उसके पास कोई जादू होता है। तो कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो गाइज ये कैटलिस्ट है, यानी कि मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ ब्लॉक में इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होते हैं, वो वैलेंसी का काम करते हैं। तो ये जो आपको दिख रही है ना, तो ये फ्री वैलेंसीज है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट को, ये मान लो आपका रिएक्टेंट है ए और बी, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करेगा, कर लिया। उनके बाद रिएक्टेंट के बीच में, अब देखो या अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे ना तो रिएक्टेंट इधर उधर घूमेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा, उनको पकड़ लेगा। अब जब दोनों रिएक्टेंट पकड़े गए, पास पास आ गए, तो उनको रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो फिर ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन होने के बाद, ठीक है ना, रिएक्शन होने के बाद यह कैटलिस्ट उन्हें छोड़ देता है। तो कैटलिस्ट का तो कुछ बिगड़ता नहीं है और यहां पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो गाइज ये एडजॉर्प्शन थ्योरी आएगी तो ये हम कैटालिसिस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, देखो कैटालिसिस भी दो टाइप की होती है, हेटेरोजीनियस होती है, होमोजीनियस होती है, लेकिन ये पूरी बातें हम कैटालिसिस के अंदर करेंगे जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अभी तो हम फर्स्ट पार्ट एडजॉर्प्शन ही पढ़ रहे हैं। तो देखो आप यहां पर तो इतना ही समझो कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है, ठीक है। अब रिएक्टेंट पास पास आ जाएंगे, उसके बाद रिएक्टेंट रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद कैटलिस्ट छोड़ देता है। कहने का मतलब कैटलिस्ट में एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों होता है, पकड़ता है रिएक्टेंट को एडजॉर्प्शन और उसके बाद प्रोडक्ट को छोड़ देता है डिसॉर्प्शन। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो देखो क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है, देखो क्रोमेटोग्राफी हम मेटलर्जी में यूज करते हैं, ठीक है ना। मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, उनमें हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करते हैं। अब यह किस पर बेस्ड है, ध्यान से समझो। इसमें ट्यूब होती है एक,
ना, मेटलर्जी में पूरी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि एडजॉर्प्शन है ना वो क्रोमेटोग्राफी मेथड में कैसे यूज आता है। तो इसमें एक ट्यूब होती है, उसमें एडजॉर्बेंट लेते हैं हम लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, एडजॉर्बेंट है, लिक्विड एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब हमने पाउडर्ड इंप्योर मेटल डाल दी। ध्यान से समझना, बस एक बार समझ लेना, वरना तो ये मेथड बहुत बड़ा है जो कि हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे। तो ये कोई ट्यूब है, इसमें हमने लिक्विड एडजॉर्बेंट फिल कर रखा है, ठीक है। अब हमने मेटल को क्या किया, पाउडर किया, ठीक है, और वो इंप्योर मेटल है, कहने का मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज भी है। तो मेटल देखो, इंप्योर मेटल का मतलब इंप्योरिटी प्लस मेटल। अब वो हम डालेंगे ना तो जिसकी एडजॉर्प्शन की पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो आपको पता है कि जिसकी एडजॉर्प्शन की पावर ज्यादा होती है वो पहले एडजॉर्ब होता है, और जिसकी एडजॉर्प्शन की पावर कम होती है वो बाद में एडजॉर्ब होता है। तो इसके अंदर इंप्योर मेटल में कौन कौन है, एक तो मेटल है और एक इंप्योरिटी है, ठीक है ना। अब अगर मेटल की एडजॉर्प्शन की पावर ज्यादा होगी तो मेटल की जो लेयर बनेगी ना वो पहले बनेगी, मेटल पहले एडजॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद इंप्योरिटी एडजॉर्ब होगी। तो मेटल और इंप्योरिटी को हम अलग कर सकते हैं ना, तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। आ गई बात समझ में, बस इतना याद रखो। और वैसे तो हम ये मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो देखो वैक्यूम अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें एडजॉर्बेंट लेना ही पड़ेगा। वैक्यूम का मतलब कोई भी गैस नहीं है। तो हम मान लो हमारे पास कोई वेसल है, ठीक है, या फिर कोई कमरा मान लो, या फिर कोई वेसल मान लो, उसमें हमें वैक्यूम क्रिएट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उस वेसल के अंदर हम चारकोल डाल देंगे, कहने का मतलब कोई एडजॉर्बेंट डाल देंगे। तो एडजॉर्बेंट क्या करेगा, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, ऑक्सीजन के हो, नाइट्रोजन के हो, कार्बन डाइऑक्साइड के हो, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हो, वो चारकोल उनको एडजॉर्ब कर लेगा। अब सारी की सारी गैस जब चारकोल पर चिपक गई तो क्या रहा, वैक्यूम ही रहा ना। तो हम एडजॉर्प्शन से वैक्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ एक एप्लीकेशंस थी, ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी, तो इनको आप सबको लिख लीजिए। तो गाइस अब एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान से समझना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि जो पाउडर्ड सब्सटेंस है ना वो ज्यादा इफेक्टिव कैसे होता है, उस पर एडजॉर्प्शन ज्यादा कैसे होता है। तो गाइस मान लो ये सब्सटेंस है, ठीक है ना, इतना बड़ा सब्सटेंस है, आप ये मान लो इतना बड़ा सब्सटेंस है, तो इसकी सरफेस कम है, लेकिन इसको अगर मैं पाउडर कर दूंगा ना तो पाउडर को हम कई दूर तक, कई एरिया तक बिछा सकते हैं। कहने का मतलब आप पाउडर बना दोगे ना तो आप सरफेस इंक्रीज कर दोगे, और सरफेस बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। आगे ना बात समझ में, क्योंकि पाउडर अगर मैं इसको पाउडर करूंगा तो कई दूर तक हम इसको ऐसे बिछा सकते हैं। आ गई बात समझ में, इसका मतलब इसका सरफेस इंक्रीज हो गया, अगर सरफेस इंक्रीज हो गया तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया। अब देखो नेक्स्ट, वाई फिजिसोप्शन इज मल्टीमोलिकुलर वेयर एज केमिसोप्शन इज यूनिमोलिकुलर। देखो फिजिसोप्शन में क्या होते हैं, वांडरवाल्स अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। देखो फिजिसोप्शन मल्टीमोलिकुलर क्यों है, ध्यान से समझना। ये मान लो कोई एडजॉर्बेंट है, ठीक है, फिजिसोप्शन की बात कर रहा हूं, तो कोई गैस इसके ऊपर से गई है ना, कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज या फिर गैस मान लो इसके ऊपर से गई, ये उसको अट्रैक्ट करेगा और वो गैस चिपक जाएगी, एक लेयर बन गई, ठीक है। अब देखो इसमें मास तो है ही है, क्योंकि वांडरवाल्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब मास होगा तो अट्रैक्शन लगेगा।
तो एक लेयर बन गई। अब कोई दूसरी गैस जाएगी तो दूसरी गैस को भी अट्रैक्ट करेगा ना, करेगा, क्योंकि मास तो है ही है। तो दूसरी गैस चिपक गई, दो लेयर बन गई। अब कोई तीसरी लेयर जाए, तीसरी गैस ऊपर से जाएगी तो इसमें मास तो है ही है, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो तीसरी गैस भी चिपक गई। तो बहुत सारी लेयर बन सकती है ना, मतलब इसके ऊपर से जो भी जाएगा ना यह उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वान डेर वाल्स अट्रैक्शन का मतलब मास होगा, अट्रैक्शन लगेगा, और मास होता ही है, गैसों के मॉलिक्यूल्स में मास तो होगा ही, चाहे वो कितनी टाइप की गैस आ जाए, कोई भी गैस आएगी ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब बहुत सारी लेयर बन सकती है फिजिसॉर्प्शन में। अब केमिसॉर्प्शन, तो केमिसॉर्प्शन का मतलब एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये एडजोर्बेंट है, इसके ऊपर से कोई गैस गई तो यह उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, तो वो गैस चिपक जाएगी। तो इस एडजोर्बेंट की सरफेस ब्लॉक हो गई ना, अब कोई दूसरी गैस जाएगी तो बताओ यह रिएक्शन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी सरफेस ब्लॉक हो गई। इसका मतलब केमिसॉर्प्शन यूनिमोलिकुलर, जबकि फिजिसॉर्प्शन मल्टीमोलिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव क्लीन सरफेस इन सरफेस स्टडीज, कि सरफेस स्टडीज में सरफेस क्लीन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरफेस स्टडीज का मतलब हम एडजॉर्प्शन करवाते हैं। अब मान लो ये एडजोर्बेंट है, ठीक है ना, हमें एडजॉर्प्शन करवाना है, तो इसकी सरफेस क्लीन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर पहले से कोई लेयर चिपकी हुई है तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए उस लेयर को हम हटाएंगे ताकि अपना एडजोर्बेंट फ्री हो जाए, इसकी सरफेस फ्री हो जाए, ताकि दूसरा एडजॉर्प्शन हो सके। तो एडजॉर्प्शन को अच्छी तरह से करवाने के लिए सरफेस क्लीन होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, What is the role of activated charcoal in gas mask used in coal mines? तो गाइज इसके बारे में मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया है। नेक्स्ट, why does the white precipitate, PPT यहां पर प्रेसिपिटेट है, ऑफ सिल्वर हैलाइड, ठीक है ना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है ना वो सिल्वर क्लोराइड का होता है, ध्यान रखना, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है लाइट येलो, सिल्वर आयोडाइड का होता है येलो पूरा का पूरा। तो ये हमारे पास इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिकल करोगे लैब में तो आपको पता चल जाएगा, जो टीचर प्रैक्टिकल करवाएगा वो आपको 100% बताएगा कि ये देखो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट ऐसा होता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट ऐसा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का ऐसा होता है, मतलब सबके आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। एक बार यहां पर ध्यान रख लो कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आगे देखो, व्हाई डज द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड बिकम्स कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द डाई इयोसिन। डाई का मतलब रंजक, रंगने वाला, तो इयोसिन की प्रेजेंस में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो कलर्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेसिपिटेट इयोसिन डाई के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेता है, यानी कि सरफेस पर चिपका लेता है, तो जो डाई का कलर होगा वो इसका कलर हो जाएगा। आगे ना बस बात समझ में, क्योंकि इयोसिन डाई के मॉलिक्यूल कलर्ड होंगे और अगर वो इस प्रेसिपिटेट के ऊपर चिपक जाएंगे तो प्रेसिपिटेट भी क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, Why is chemisoption referred to as activated adsorption? कि भी chemisoption activated adsorption क्यों है? देखो एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन का मतलब आप ये समझो कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता हो, ठीक है, और एक्टिवेटेड का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है अगला। तो गाइस ध्यान रखना, केमिसॉर्प्शन में एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक है कि जो रिएक्टेंट है, कहने का मतलब एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट, इनके मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी या फिर उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करने का मतलब ज्यादा एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट के बीच में रिएक्शन होगी, मतलब ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो केमिसॉर्प्शन इसलिए एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन है, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा।
कारण मैंने बता दिए। और जब ये टॉपिक करवाए थे ना फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन, तब भी इनके बारे में बहुत बताया था मैंने, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल वेयर फिजिक्स ऑप्शन चेंज टू केमिस्ट्री ऑप्शन विद राइज इन टेम्परेचर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर चेंज। तो गाइस देखो क्या होता है ऐसा एग्जाम्पल क्या है, देखो हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन करते हैं ना, तो हम निकल को तो लेते हैं कैटलिस्ट और हाइड्रोजन लेते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो यहां पर फिजिक्स ऑप्शन है, क्या है, फिजिक्स ऑप्शन है। कहने का मतलब निकल की सरफेस पर हाइड्रोजन चिपकी हुई है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, मतलब फिजिक्स ऑप्शन का मतलब एक एट्रैक्शन है, ऐसा समझो आप। एक क्या है, एट्रैक्शन है, ध्यान से समझना। अगर टेम्परेचर कम है तो निकल जो कैटलिस्ट है ना, उसने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि H2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हो गया अकेला, इसको सहारे की जरूरत है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, और एटम का मतलब स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो वो एटम क्या करेगा, कैटलिस्ट के साथ यानी कि निकल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन किसमें चेंज हो गया, केमिस्ट्री ऑप्शन में। आगे ना बात समझ में, कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकल के साथ हाइड्रोजन को लेते हैं, तो कम टेम्परेचर पर निकल ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रखा है ना, मतलब वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिजिक्स ऑप्शन है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे जो कि बहुत कम स्टेबल होते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, निकल यानी कि मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब केमिस्ट्री ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे। अगर सरफेस केमिस्ट्री आपके समझ में आ रही है तो वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।